ऑफ गॉस लॉ में हमने कुछ एग्जांपल्स एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ के ऑलरेडी कर लिए थे, और जो लास्ट हम कर रहे थे वो थी इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू इंसुलेटिंग चार्ज स्फेयर। तो हम लास्ट पढ़ रहे थे वो था इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू इंसुलेटिंग चार्ज स्फेयर। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू इंसुलेटिंग चार्ज स्फेयर हमारा आधा रह गया था, तो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे शुरुआत से ही, कि मान लीजिए हमारे पास कोई एक चार्ज स्फेयर है, इंसुलेटिंग चार्ज स्फेयर, जिस पर हमें इलेक्ट्रिकल फील्ड कैलकुलेट करना है। और क्योंकि इंसुलेटिंग चार्ज स्फेयर है तो जो चार्ज हमारा डिस्ट्रीब्यूट होगा वो पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो जो हमारा चार्ज क्यू हम इस स्फेयर को देते हैं, मान लो स्फेयर हमारे पास है रेडियस आर का, तो चार्ज क्यू जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो पूरे इसके वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होने से मैं कह सकता हूँ कि चार्ज जो है उसको चार्ज डेंसिटी को मेरे को वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी भी लिखना चाहिए। और वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, मेट्रिक चार्ज डेंसिटी जो मेरी होगी वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी विल बी इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को मैं लिख सकता हूँ 4/3 पाई आर क्यूब। तो मेरे पास जो टोटल चार्ज डेंसिटी आ गई, अगर ये 3 ऊपर चला जाए तो मैं लिख सकता हूँ चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू 3Q अपॉन 4 पाई आर क्यूब। अब मुझे इलेक्ट्रिकल फील्ड कैलकुलेट करना है, इसके लिए अलग अलग पॉइंट पर। सबसे पहले मैं जो पॉइंट कंसीडर करता हूँ, पहला केस, पॉइंट इज आउटसाइड द स्फीयर, पॉइंट इज आउटसाइड द स्फीयर जी, स्फीयर। अगर हम आउटसाइड द स्फीयर पॉइंट को कनेक्ट करते हैं, कंसीडर करते हैं, मतलब हमारे पास स्मॉल आर जो पॉइंट की डिस्टेंस है दैट इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। मतलब जो हमारी सिचुएशन है वो कुछ इस तरीके की है कि ये हमारा स्फीयर हो गया और ये स्फीयर की रेडियस है, और जो पॉइंट है उसकी डिस्टेंस कुछ यहाँ पर हमने कंसीडर की, विच इज आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। क्या करेंगे, हम कहेंगे कि भाई जो हमारा पॉइंट है उसको रखते हुए हमें एक सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस कंसीडर करनी है। और क्योंकि चार्ज की सिमेट्री रेडियल है तो हम कह सकते हैं गॉसियन सरफेस जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, आर रेडियस का स्फीयर होना चाहिए। तो हमारा गॉसियन सरफेस हमने कंसीडर किया, सबसे पहले हमने लिखा गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस will be sphere of radius r। r रेडियस का स्फीयर हमारा क्या हो गया, गॉसियन सरफेस हो गया। अब अगर r रेडियस का जो हमारा गॉसियन सरफेस हो गया ये, तो हम कह सकते हैं चार्ज इनसाइड दी गॉसियन सरफेस, चार्ज इनसाइड दी गॉसियन सरफेस। क्योंकि पूरा स्फीयर जो हमारा है वो इस गॉसियन सरफेस के अंदर आ रहा है, तो चार्ज इनसाइड दी गॉसियन सरफेस को हम क्या लिख सकते हैं, क्यू। और अगर ऐसा है तो फ्लक्स बाय गॉस लॉ मैं क्या लिख सकता हूँ, फ्लक्स बाय गॉस लॉ क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो जो मेरी फर्स्ट इक्वेशन आ गई वो आ गई फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मैंने फ्लक्स को कैलकुलेट किया किससे, गॉस लॉ से। सेकंड हम क्या करते हैं कि फ्लक्स को कैलकुलेट करते हैं फ्लक्स की डेफिनेशन से। तो फ्लक्स बाय डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स, बिल्कुल स्टैंडर्ड तरीका है जो हमने हर जगह यूज किया, फ्लक्स बाय डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स। और डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स में हम क्या लिखते हैं, फाई विल बी इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड ओवर एन एरिया, जिस एरिया को हम कंसीडर कर रहे हैं, ईडीए कॉस थीटा। अब क्योंकि यहाँ पर जो हमारा गॉसियन सरफेस है वो ये है, और इस पर अगर हम एक कोई छोटा सा एरिया ये कंसीडर करें तो इसका एरिया वेक्टर हमें इधर लेना पड़ेगा। सिमिलरली इलेक्ट्रिकल फील्ड भी रेडियली सिमेट्रिक है, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिकल फील्ड भी हमारा कैसे लिया जाएगा, ऐसे ही लिया जाएगा। तो हमारे पास ई और डी दोनों एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो हम कहते हैं थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 डिग्री। और थीटा अगर 0 डिग्री हो गया, साथ में सारे पॉइंट्स पर मेरे लिए सारे पॉइंट यूनिफॉर्म डिस्टेंस पर है, आर डिस्टेंस पर है, तो मैं कहता हूं कि ई जो हो गया वो क्या हो गया, यूनिफॉर्म हो गया। तो ई यूनिफॉर्म है और थीटा 0 है, तो मेरा इंटीग्रेशन में कॉस 0 की वैल्यू 1 हो गई, और ई को मैं बाहर निकाल सकता हूं, तो मेरे पास बन गया ई और ये डी ए। डी ए मतलब टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया किसका, ये जो मेरी गॉसियन सरफेस थी इसका टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि डीए को मैंने इस पर कंसीडर किया था। तो टोटल मेरे पास हो गया ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर। ये मेरी सेकंड इक्वेशन होगी। मैंने फ्लक्स को कैलकुलेट किया ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर। पहली इक्वेशन में मैंने फ्लक्स को कैलकुलेट किया था क्यू बाई एप्सिलॉन। तो बाय 1 एंड 2 अगर मैं दोनों को इक्वेट कर दूं 1 एंड 2 को, तो ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर बराबर आना चाहिए किसके, कैपिटल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
यानी अगर मैं ई की वैल्यू कंसीडर करूं तो ई मेरे पास आ जाता है क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैं क्या लिख सकता हूँ, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो हमारे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड अगर कोई पॉइंट आउटसाइड है किसी इंसुलेटिंग स्फीयर के लिए तो हम लिखते हैं के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, which is same as the point charge, which is same as we have calculated for the shell, which is same as we can consider for a कंडक्टिंग स्फीयर, क्योंकि कंडक्टिंग स्फीयर पे भी सरफेस पर चार्ज है। तो जब तक पॉइंट आउटसाइड है तब तक हमारे पास इंसुलेटिंग में स्फीयर में या कंडक्टिंग स्फीयर में कोई अंतर नहीं है। ठीक इसी तरीके से अगर आगे चलें इसको और हम इसको पॉइंट को किस पर कंसीडर कर ले, सरफेस पे कंसीडर कर ले, तो भी हमें कोई खास चेंज नहीं देखने को मिलेगा, बिल्कुल वैसा ही आएगा। तो हम सेकंड केस कंसीडर करते हैं। सेकंड केस, पॉइंट ऑन सरफेस। अगर हम सरफेस पे पॉइंट कंसीडर करते हैं मतलब आर बराबर है आर के, ये हमारे पास ये है और ये हमने ले रखा है, ये कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है, पॉइंट हमने यहाँ ले रखा है। तो भी हमारे पास कहेंगे कि हम इलेक्ट्रिकल फील्ड में के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर की जगह कैपिटल आर स्क्वायर रखेंगे, तो हमारे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना आ जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन जब तीसरा केस हम कंसीडर करेंगे, शेल में हमने जब तीसरा केस कंसीडर किया था, अंदर जब हम गए थे, व्हेन आर इज लेस देन आर, पॉइंट इनसाइड द शेल था, या किसी कंडक्टिंग स्फीयर में हम पॉइंट इनसाइड लेते तो इलेक्ट्रिकल फील्ड हमारा जीरो आया था, क्योंकि अंदर कोई चार्ज हमारे पास नहीं था। अब यहां पर हम कहते हैं व्हेन पॉइंट इज इनसाइड, पॉइंट इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर मतलब आर इज लेस देन कैपिटल आर। दोबारा से डायग्राम बनाते हैं किस तरीके की सिचुएशन की बात कर रहा है। ये हमारा स्फीयर है, इसकी रेडियस हमें दे रखी है आर, लेकिन हमें पॉइंट कंसीडर करना है यहां तक का, स्मॉल आर इज लेस देन क्या है, कैपिटल आर। अब मैं जो गॉसियन सरफेस कंसीडर करूंगा वो गॉसियन सरफेस मेरी कौन सी होगी, ये वाली गॉसियन सरफेस होगी, एक आर रेडियस का स्फीयर लूंगा। फिर से वही चीज मैंने कहा कि गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस इज स्फीयर ऑफ रेडियस आर। लेकिन अब मैं ये कहता हूं कि गॉसियन सरफेस के अंदर जब आप चार्ज की बात करोगे तो चार्ज क्योंकि इसके पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो जो मेरे गॉसियन सरफेस में चार्ज आया वो सिर्फ ये वाला चार्ज आया जो कि अंदर आया। तो टोटल चार्ज कितना है, क्यू, टोटल चार्ज कितना है, क्यू। लेकिन गॉसियन सरफेस में जो चार्ज आया वो पूरा क्यू चार्ज नहीं है, क्योंकि गॉसियन सरफेस में तो सिर्फ उतना ही चार्ज कंटेन हुआ जितना कि मेरे अंदर वाले स्फीयर में आ रहा है। तो मैं क्या लिखूंगा कि गॉसियन सरफेस में मेरा जो चार्ज है उसको मैंने मान लिया क्यू डैश है, तो क्यू डैश किसके बराबर होगा, चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी जो मेरी चार्ज डेंसिटी है मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ गॉसियन सरफेस, मेरी जो भी गॉसियन सरफेस है उसका वॉल्यूम। क्योंकि मुझे तो सिर्फ इस चार्ज से मतलब है जो कि इसके अंदर आ रहा है, इतने हिस्से में आ रहा है। वो क्या होगा, कैसे कैलकुलेट करूंगा, चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ गॉसियन सरफेस। तो हम कैलकुलेट करते हैं क्यू डैश कितना हो जाएगा, चार्ज डेंसिटी हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखे हैं, कितनी आती है 3Q अपॉन 4 पाई कैपिटल आर क्यू, रो इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी 3Q अपॉन 4 पाई आर क्यू, मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम ऑफ गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस एक स्फीयर है रेडियस आर का, उसका वॉल्यूम क्या लिखूंगा, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू। जो चीज कैंसिल हो रही है उसको हम कैंसिल कर देंगे, ध्यान से देखेंगे क्या क्या चीज कैंसिल हो रही है। देखिए 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो क्यू डैश मेरे पास जो आ जाता है वो कितना आ जाता है, कैपिटल क्यू आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। ये मेरे पास चार्ज इनसाइड दी गॉसियन सरफेस आ गया। जैसे ही मुझे ये पता लगा मैंने लिखा फ्लक्स बाय गॉस लॉ, फ्लक्स बाय गॉस लॉ, सीधी सी बात है, फ्लक्स बाय गॉस लॉ, फाई टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू आर क्यूब और एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर क्यूब, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है। मैंने क्या किया, टोटल चार्ज में एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड किया और मैंने निकाला फ्लक्स बाय गॉस लॉ। अब क्या लिखेंगे, फ्लक्स बाय डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स बाय डेफिनेशन। इसमें कोई खास हमें अंतर नहीं करना, फिर से हम लिखेंगे फाई बराबर होगा किसके, ई डी ए कॉस थीटा। वही हमने कहा कि जो हमारा गॉसियन सरफेस है उस पर एक कोई स्मॉल एरिया हमने कंसीडर किया, डी ए वेक्टर इधर आया और ई वेक्टर भी सिमेट्री से इधर ही आया, तो हमने लिखा कि जो है क्योंकि थीटा कितना हो गया 0 डिग्री और ई यूनिफॉर्म हो गया,
क्योंकि सारे पॉइंट बराबर डिस्टेंस पे है, तो जो है सिमेट्री से हम कह सकते हैं ई क्या होगा, गॉसियन सरफेस पे यूनिफॉर्म होना चाहिए। तो फ्लक्स आ गया हमारे पास ई बाहर और सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी ए। सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी ए मतलब गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया। ये एक स्फेयर है स्मॉल आर रेडियस का, तो इसका सरफेस एरिया आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ये सेकंड इक्वेशन हो गई हमारी। फिर हमने कहा इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड, बाय फर्स्ट एंड सेकंड हम क्या लिख सकते हैं, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर बराबर है किसके, क्यू आर क्यू। फर्स्ट इक्वेशन से फ्लक्स हमने निकाला था, एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर क्यू। क्या चीज कैंसिल हो रही है, वो चीज कैंसिल कर देंगे। देखो यहाँ पर जो है आर स्क्वायर से इसकी 2 पावर कैंसिल हो रही है, तो 2 पावर इसकी अगर कैंसिल हो रही है तो हमारे पास ई की वैल्यू अगर हम निकालें तो ऊपर तो रहा क्यू आर और नीचे आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर क्यू। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम क्या लिख सकते हैं, के क्यू। तो जो हमारा ये बन जाएगा, जो एक्सप्रेशन हमारा बनेगा वो बनेगा के क्यू अपॉन आर क्यू और मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल आर। तो जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड आया इनसाइड पॉइंट के लिए वो आया के क्यू अपॉन आर क्यू डॉट आर। आर किसकी डिस्टेंस है, स्मॉल आर इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द सेंटर एंड कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। इसको चेक कर लेते हैं। देखो एक केस के लिए पर्टिकुलरली, कि मान लिया हमने कहा कि केस इफ आर इज इक्वल टू आर, मतलब सरफेस पे अगर हम चले जाए, तो अगर स्मॉल आर की जगह मैं कैपिटल आर रख दूंगा तो एक आर से इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी और मेरे पास E इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, विच इज सेम वी नो दैट ऑन सरफेस क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है। और हमारे फॉर्मूले से भी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आ रहा है, तो हम कह सकते हैं हमारा फॉर्मूला करेक्ट है। तो जो अंदर एक्सप्रेशन हमारे लिए आया इलेक्ट्रिकल फील्ड का वो आया के क्यू अपॉन आर क्यू डॉट आर। इनसाइड कोई भी पॉइंट होगा तो उस पर इलेक्ट्रिकल फील्ड हम लिखेंगे के क्यू अपॉन आर क्यूब डॉट आर। फिर से याद रखेंगे, कंडक्टर के अंदर अगर हमारे पास स्फीयर कंडक्टर होता या कोई शेल होता, शेल मतलब खोखला स्फीयर होता, अंदर कुछ भी नहीं होता, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड को हम हमेशा जीरो लेते थे। लेकिन अगर इंसुलेटिंग स्फीयर है, वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और अंदर का कोई पॉइंट है, देन वी विल राइट द इलेक्ट्रिकल फील्ड एज के क्यू अपॉन आर क्यूब डॉट आर। अब आगे हम चलते हैं। देखो इसमें हमने फिर से 3 पॉइंट कंसीडर किए, एक पॉइंट आउटसाइड, एक पॉइंट इनसाइड और एक पॉइंट ऑन सरफेस। तो जो है इन तीनों के एक्सप्रेशन को हम लिखते हैं और एक ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। तो हम बनाते हैं एक ग्राफ showing variation of E with distance of point from center। एक ग्राफ हम बनाएंगे। हमने कहा कि ये हमारे पास एक एक्सिस है जिस पर हमने ले लिया E को, और ये हमारा सेंटर है, सेंटर से पॉइंट की डिस्टेंस इधर इंक्रीज होती जा रही है और ई के वेरिएशन का हमें ग्राफ बनाना है। 3 चीजों की हमें जरूरत पड़ेगी। देखो हम कहते हैं कि ई इनसाइड का जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या है, के क्यू अपॉन आर क्यू डॉट आर। फिर हमने कहा ई ऑन सरफेस हमारे पास कितना है, के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। और फिर हमने लिखा ई आउट हमारे लिए कितना है, के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। अगर तीनों की प्रोपोर्शनलिटी आप चेक करो, देखो ये पूरा पार्ट कांस्टेंट है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं E इनसाइड इज प्रोपोर्शनल टू R। ये कांस्टेंट आ ही रहा है क्योंकि इसमें सारी वैल्यू कांस्टेंट है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। फिर हमने लिखा E आउट की बात करें तो ये हमारे पास के क्यू को वाला पार्ट कांस्टेंट है और ये प्रोपोर्शनल आ रहा है 1/r स्क्वायर। तो हमारे लिए ग्राफ बनाना बिल्कुल सिंपल सी बात है। जब तक हम अंदर है, स्फीयर के अंदर है, मान लो ये हमारा स्फीयर है और यहाँ पर हम स्फीयर के अंदर तक की बात कर रहे हैं, तो जब तक हम स्फीयर के अंदर हैं तब तक ई प्रोपोर्शनल होगा किसके, आर के। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर होता है तो ग्राफ हम हमेशा जानते हैं कि किस तरीके का आता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए ग्राफ, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। तो जब तक हम सरफेस तक नहीं पहुंचते तब तक हमारा ग्राफ ऐसे चलेगा क्योंकि ई प्रोपोर्शनल है किसके, आर के। जब हम सरफेस पर पहुंच जाते हैं तो हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड बन जाता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो हमें वैल्यू मिलती है वो कितनी मिलती है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और इसके बाद ई जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके, 1/r स्क्वायर के। और ये जो कर्व आते हैं ये हाई पैराबोलिक आते हैं, इन्वर्टेड पैराबोला, तो ई प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर।
तो ये हमारे पास कर्व हो गया इलेक्ट्रिकल फील्ड का वेरिएशन किसके लिए, डाइलेक्ट्रिक स्फीयर के लिए, इंसुलेटिंग स्फीयर के लिए। याद रखेंगे इसको डाइलेक्ट्रिक स्फीयर भी कहते हैं, इंसुलेटिंग को हम डाइलेक्ट्रिक भी कहते हैं, पहले हमने बात कर चुके हैं इस बारे में। तो अंदर हमारा ई प्रोपोर्शनल है आर के और बाहर हमारा प्रोपोर्शनल है ई 1/r² के। तो ये हमारा कर्व हुआ, तीनों पॉइंट के लिए हमने कैलकुलेट किया और ये हमने देखे एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। अब इसी पर थोड़ा सा आगे और बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ से रिलेटेड चीजें। मान लो हमारे पास कोई कंडक्टर है, अ कंडक्टर ऑफ अनइवन शेप, कोई हमारे पास अनइवन शेप का कंडक्टर है और उसके अनइवन शेप के कंडक्टर पे चार्ज डेंसिटी हमें जो दे रखी है वो दे रखी है सिग्मा। सिग्मा इसकी क्या दे रखी है, चार्ज डेंसिटी दे रखी है। और हमें इलेक्ट्रिकल फील्ड कैलकुलेट करना है किसी एक ऐसे पॉइंट पे जो कि इसके बहुत पास है, पॉइंट नियर टू इट, किसी ऐसे पॉइंट पर जो कि बहुत पास में, उस पर हमें इलेक्ट्रिकल फील्ड कैलकुलेट करना है। क्या करें, हम इस पॉइंट को कंसीडर करते हुए एक सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस मान लेते हैं, एक सिलेंडर मान लेते हैं जो कि दोनों तरफ बराबर बराबर गया हुआ है। ये एरिया जो है हम मान लेते हैं स्मॉल एरिया क्या है, डीए, छोटा सा एक हमने गॉसियन सरफेस ले लिया। तो अब गॉसियन सरफेस के अंदर अगर आप चार्ज देखो तो चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस, ये यहां पर जो चार्ज हो गया वो हो गया, तो चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस क्या हो गया, जो एरिया मेरा गॉसियन सरफेस में ये आया, इस पर कितना चार्ज होगा, डीए एरिया है और यूनिट एरिया पे जो मेरा चार्ज होता है वो है सिग्मा। तो चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस मेरा हो गया सिग्मा इनटू डीए। तो फ्लक्स बाय गॉस लॉ क्या हो गया, फ्लक्स बाय गॉस लॉ क्या लिख सकते हैं, सिग्मा डीए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और क्योंकि ये छोटा सा एरिया है तो इस पर हम ई को यूनिफॉर्म मान सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं फाई विल बी इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा इज इक्वल टू सिग्मा डी ए एप्सिलॉन नॉट। और हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिकल फील्ड अगर किसी कंडक्टर के सरफेस पर हम कंसीडर करते हैं तो हम हमेशा परपेंडिकुलर कंसीडर करते हैं, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड जो होना चाहिए वो इधर होना चाहिए और डीए वेक्टर भी इधर ही होना चाहिए। तो हम कहते हैं क्योंकि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, किसी कंडक्टर के सरफेस पर इलेक्ट्रिकल फील्ड हमेशा क्या हो सकता है, परपेंडिकुलर हो सकता है, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं इसमें। तो हमारे पास आ गया ई डी ए इज इक्वल टू सिग्मा डी ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और डी ए से डी ए हमारा कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ई की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बहुत इंपॉर्टेंट एक छोटी सी बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि किसी भी कंडक्टर के लिए, चाहे कैसी भी शेप का कंडक्टर, अगर हम उसके क्लोज कोई बहुत पॉइंट कंसीडर करेंगे या उसके सरफेस पर इलेक्ट्रिकल फील्ड कंसीडर करेंगे किसी कंडक्टर के, तो हमेशा इलेक्ट्रिकल फील्ड को लिखा जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो इसको वापस से हम एक तरीके से और समझ सकते हैं। देखो हमने दो चीजों के लिए इलेक्ट्रिकल फील्ड कैलकुलेट किए थे। एक बार हमने एक कंडक्टर प्लेट के लिए निकाला था कंडक्टर प्लेट के लिए, और कंडक्टर प्लेट पे हमने कहा था कि किसी कंडक्टर प्लेट के लिए, नोट लगा के हम इसको लिख लेते हैं ताकि ध्यान रहे, हम पहले कर चुके हैं ये चीज। नोट, कंडक्टर प्लेट के लिए हमारा जो इलेक्ट्रिकल फील्ड आया था हमने क्या लिखा था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वहीं हमने जब स्फेयर लिया, कंडक्टर स्फेयर आर रेडियस का स्फेयर लिया, इसको क्यू चार्ज दिया, इसके सरफेस पे आपने फील्ड लिखा था ई ऑन सरफेस इज इक्वल टू के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। अब कोई पॉइंट अगर सरफेस के बहुत पास है तो उस पर भी इलेक्ट्रिकल फील्ड इतना ही मान सकते हैं। तो क्या ये चीज भी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, क्या इसको भी मैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने अभी अभी चेक किया कि किसी भी शेप का कंडक्टर हो उसके पास में अगर कोई पॉइंट है या उसके सरफेस पे कोई पॉइंट है तो उस पर इलेक्ट्रिकल फील्ड को हमें लिखना चाहिए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो चेक करते हैं एक बार कि क्या इसको भी मैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख सकता हूँ। के की जगह मैंने लिख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ई ऑन सरफेस मेरे पास आ गया, देखो क्यू, और इसको मैंने ऐसे अरेंज कर दिया एप्सिलॉन नॉट 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, सॉरी, क्योंकि 4 पाई आर स्क्वायर इज द सरफेस एरिया एंड क्यू इज द चार्ज। क्यू जो है वो क्या है, चार्ज है, और ये मेरा सरफेस एरिया है।
तो इसको मैं लिख सकता हूँ सिग्मा चार्ज डेंसिटी, टोटल चार्ज अपॉन सरफेस एरिया, और चार्ज क्योंकि सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसको मैं लिख सकता हूँ सिग्मा। तो मेरे पास ई जो आ गया स्फेयर के लिए भी कितना आ गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या याद रखेंगे कि किसी भी शेप का कंडक्टर हो, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द शेप, कोई भी कंडक्टर हो, अगर उसके पास में कहीं पर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिकल फील्ड को कंसीडर करना है तो वो हम हमेशा कितना कंसीडर करेंगे, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिकल फील्ड इज ऑलवेज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आगे चलते हैं, इसी तरीके के कुछ चीजें और हम देखते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स हम लेंगे इस पर बेस्ड जो अभी तक हमने पढ़ा है। देखो हमने 4-5 चीजें देखी जिनके लिए हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड को कैलकुलेट किया। एक बार मैं क्विकली रिवाइज कर रहा हूँ गॉस लॉ के एप्लीकेशन में। सबसे पहले हमने निकाला लाइन चार्ज के लिए, और लाइन चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिकल फील्ड हमारा आया वो आया 2k लैम्डा अपॉन आर, आर पॉइंट की डिस्टेंस, लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी, 2k लैम्डा अपॉन आर। फिर हमने कैलकुलेट किया इसके लिए एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, जो कि जिस पर एक तरफ चार्ज है, शीट ऑफ चार्ज है, इंसुलेटिंग है, एक ही तरफ चार्ज। उसके लिए जो इलेक्ट्रिकल फील्ड हमारे पास आया वो आया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा चार्ज डेंसिटी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। फिर हमने कंडक्टर प्लेट के लिए किया जो हमने यहाँ भी लिख रखा है, वो हमारे पास आया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फिर हमने कैलकुलेट किया एक शेल के लिए या किसी कंडक्टर स्फेयर के लिए जिसमें बेसिकली चार्ज सिर्फ किस पर होता है, सरफेस पर होता है, वो हमारे पास आया आउटसाइड पॉइंट के लिए के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, सरफेस के लिए के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, एंड इनसाइड पॉइंट के लिए आया 0। फिर हमने कैलकुलेट किया किसके लिए, इंसुलेटिंग शेल स्फेयर के लिए, और इंसुलेटिंग स्फेयर में आउटसाइड के क्यू अपॉन आर स्क्वायर ही रहा, सरफेस पे के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर ही रहा, लेकिन अंदर जो है हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड हो गया के क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यू मल्टीप्लाइड बाई आर। फिर हमने देखा कि चाहे किसी भी शेप का कंडक्टर हो, पास में उसके इलेक्ट्रिकल फील्ड को हम लिख सकते हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से हम छोटे छोटे कुछ इस पे क्वेश्चंस जो हम है वो करना शुरू करेंगे, ध्यान से देखते चलेंगे। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। देखो एक एग्जांपल हम लेते हैं, टू मेटल स्फेयर हैविंग रेडियस in ratio of 1:2 are given same charges. Find out ratio of electrical field and charge density on their surface. दो हमारे पास मेटल स्फेयर है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन को, टू मेटल स्फेयर्स हैविंग रेडियस इन रेशियो ऑफ 1:2, रेडियस का रेशियो दे रखा है 1:2, और हमसे कहा कि उनके सरफेस पर इलेक्ट्रिकल फील्ड और चार्ज डेंसिटीज का रेशियो निकालें। देखो हमारे पास दो स्फेयर है, एक हमारे पास ये स्फेयर हो गया, रेडियस हमने मान ली r1 है, एक कोई दूसरा स्फेयर है, रेडियस हमने मान ली कितनी है, r2 है। दोनों को हमने सेम चार्ज दिया q और q। मेटल स्फेयर है तो चार्ज सिर्फ किस पे होगा, सरफेस पर होगा, और हमने कहा कि जो है r1 और r2 का रेशियो हमको दिया हुआ है कितना, 1:2। हमें कैलकुलेट करना है E1 और E2 का रेशियो। E1 कितना है बेटा, KQ अपॉन R1 का स्क्वायर, E2 कितना है, KQ अपॉन R2 का स्क्वायर। अगर हम E1 अपॉन E2 निकालें तो बेसिकली KQ अपॉन R1 स्क्वायर अपॉन KQ अपॉन R2 स्क्वायर हो गया, KQ अपॉन R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई KQ अपॉन R2 का स्क्वायर, KQ से KQ कैंसिल हो गया, ये बना R2 अपॉन R1 का होल स्क्वायर। और R1 अपॉन R2 अपने को 1:2 दे रखा है, तो R2 अपॉन R1 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2/1, 2/1 का स्क्वायर यानी कितना आ गया, 4:1। तो हमारे पास जो E1 अपॉन E2 आया वो कितना आया, 4:1। अब एक चीज हमने निकाल दी, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड, दूसरा हमसे पूछा रेशियो ऑफ चार्ज डेंसिटीज। क्या करेंगे, देखो हम ध्यान रखेंगे क्योंकि E1 बराबर होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, बातें नहीं आपस में, E2 बराबर होता है सिग्मा 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
तो अगर हम E1 और E2 का रेशो लिखें तो बेसिकली वही रेशो होगा जो सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 का होगा, यानी जो E1 E2 का रेशो आया उसी को मैं चार्ज डेंसिटी का रेशो भी लिख सकता हूँ, यानी सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 बराबर होगा किसके 4:1। तो जो हमारे पास रेशो इलेक्ट्रिकल फील्ड का होता है वही चार्ज डेंसिटीज का रेशो होता है मेटल स्फीयर के लिए, कंडक्टिंग स्फीयर के लिए या शेल के लिए, क्योंकि हमने कहा कि जो चार्ज डेंसिटी है वो और इलेक्ट्रिकल फील्ड का रेशो हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। ये चीज हमने किया एक क्वेश्चन। आगे हम इसी तरीके के सवाल पर चलते हैं और एक दूसरा सवाल लेते हैं। देखो हमें कहा कि एन इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुनेंगे, एन इलेक्ट्रॉन is revolving in an orbit of radius 40 centimeter around a infinite line charge having charge density 2 microcoulomb per meter. Find out velocity of electron. हमें दिया हुआ है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 इंटू 10 की पावर -31 kg। यूजुअली 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg होता है। सिंपलिसिटी फॉर दी कैलकुलेशन के लिए हमें 9 इंटू 10 की पावर -31 क्या दिया हुआ है। देखो ध्यान से समझेंगे सवाल को कि हमें कहा कि एक हमारे पास कोई इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, एक कोई हमारे पास इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, ये हमारे पास एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज है जिसकी चार्ज डेंसिटी हमको दे रखी है लैम्डा इज इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम पर मीटर, और इसके चारों तरफ कोई इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है किसी 40 सेंटीमीटर रेडियस के ऑर्बिट में। ये 40 सेंटीमीटर की कोई रेडियस है, इसमें एक कोई इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। नेचुरली जब इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है तो इसको कोई ना कोई सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा होगा, और सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पर कौन दे सकता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कूलम्ब्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इस पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है वो क्या लग रहा है, Fe, और Fe किसके बराबर होगा, क्योंकि ये चारों तरफ इलेक्ट्रिकल फील्ड बन रहा है तो फोर्स कितना होगा, QE। इलेक्ट्रिकल फील्ड में किसी चार्ज पर फोर्स कितना लगता है, QE, और Q मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए, E, और इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन चार्ज के कारण हम क्या लिख सकते हैं, 2k लैम्डा अपॉन r। लाइन चार्ज के कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना होता है, 2k लैम्डा अपॉन r। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल फोर्स आ गया वो आ गया 2k लैम्डा E अपॉन r, और यही हमारा CP फोर्स होना चाहिए। तो CP फोर्स किसके बराबर होना चाहिए, mv स्क्वायर अपॉन r, और CP फोर्स प्रोवाइड कर रहा है ये 2k लैम्डा E अपॉन r। जो चीज कैंसिल हो रही है उसको हम कैंसिल कर देंगे, देखो r से r क्या हो गया, कैंसिल, और जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है उसकी टर्म्स में हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो v स्क्वायर बराबर हमारे पास किसके हो जाएगा, 2k लैम्डा E अपॉन m। m मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, k कूलम्ब्स कांस्टेंट, वैल्यू रखना शुरू करते हैं 2, और k की वैल्यू हम रखेंगे 9 इंटू 10 की पावर 9। लैम्डा चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी हमको दे रखी है 2 माइक्रो कूलाम पर मीटर, कूलाम में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर -6 कूलाम पर मीटर। तो यहाँ पर हमारे पास हो गया 2 इंटू 10 की पावर -6, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हो गया 1.6 इंटू 10 की पावर -19। फिर हमने डिवाइड किया इसको मास ऑफ उससे, यानी 9 इंटू 10 की पावर -31। क्या चीज कैंसिल हो रही है, देखो 9 से 9 कैंसिल हो गया, ये हो गया हमारे पास पावर। अगर हम देखें v स्क्वायर, पावर्स को पहले सॉल्व कर लेते हैं, 1.6 की पावर इसको दे दें तो 20 हो जाएगी पावर, माइनस का 20 और 6 माइनस का 26 हो जाएगा, 31 ऊपर जाके 9 के साथ 40 हो जाएगा। तो 31 और 9 40 हमारे पास पॉजिटिव पावर्स हैं, और ये 20 और 26 हमारे पास नेगेटिव पावर्स हैं, यानी हमारे पास फाइनल पावर बचेगी कितनी, पॉजिटिव 14। और ये 16 2 इंटू 2, तो 16 2 जा
32 और 32 टू जा 64, ये हो गया। ये हमारे पास वैल्यू आई v स्क्वायर की, क्योंकि हमें तो v की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो v हमारे पास हो गया, इसका अंडर रूट ले लिया, यानी 8 इंटू 10⁷ मीटर पर सेकेंड। तो जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया वो आ गया कितना, 8 इंटू 10⁷ मीटर पर सेकेंड। तो इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है इसके चारों तरफ, वो किस वेलोसिटी से रिवॉल्व करेगा, 8 इंटू 10⁷ मीटर पर सेकेंड। आगे इसी तरीके का एक और सवाल लेते हैं। देखो हमें कहा कि n या a ball of mass 10 milligram and charge 1 microcoulomb is held stationary above a infinite plate of charge if ball remains in equilibrium find out charge density। देखो क्या सिचुएशन हमें दे रखी है कि हमारे पास एक कोई इनफाइनाइट प्लेट है, इनफाइनाइट मेटल प्लेट है जिस पर कोई चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मान लिया कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, और इसके ऊपर एक बॉल है जो कि हवा में इक्विलिब्रियम में। चार्ज इस पर जो दे रखा है वो दे रखा है 1 माइक्रोकूलम, ओब्वियसली पॉजिटिव चार्ज है, तो ये प्लेट भी पॉजिटिव होनी चाहिए, और इस पर जो फोर्स लगना चाहिए इलेक्ट्रिक फोर्स, वो ऊपर की तरफ लगना चाहिए, जो कि बैलेंस करेगा किसको, हमारे फोर्स ऑफ ग्रेविटी को। तो जो अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, क्यूई, और नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, एम जी। अगर इक्विलिब्रियम है तो क्यूई बराबर होना चाहिए किसके, एम जी के। तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो बेसिकली स्टार्ट हुआ कि जो दोनों फोर्सेज हैं वो बैलेंस होने चाहिए। तो पहला, इस पर चार्ज कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज। अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो इस पर भी पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, ताकि इलेक्ट्रिक फोर्स बैलेंस कर सके किसको, हमारे ग्रेविटी के फोर्स को। ग्रेविटी का फोर्स तो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, तो उसको बैलेंस करने के लिए अगर ये इक्विलिब्रियम है तो इस पर वर्टिकली अपवर्ड ये फोर्स लगना चाहिए। तो क्यूई बराबर होना चाहिए किसके, एम जी के। और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, चार्ज डेंसिटी हमें निकालनी है। ई को हम लिख सकते हैं, देखो मेटल प्लेट है तो मेटल प्लेट के लिए हम ई को क्या लिखेंगे, याद रखेंगे, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मेटल प्लेट के लिए कितना लिखते हैं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और अगर हमारे पास शीट होती, यहाँ पे कहता है इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है, तो हम लिखते हैं सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये बराबर हो गया किसके, एम जी के। और सिग्मा की वैल्यू हमें निकालनी है, तो सिग्मा हमारे पास बराबर हो गया एम जी एप्सिलॉन नॉट अपॉन क्यू। क्विकली वैल्यू प्लेस करेंगे और इसको करेंगे, प्रोबेबली आज हम इसी को कर पाएंगे क्योंकि टाइम खत्म होने वाला है। तो ये हमने किया, हमारे पास सिग्मा की वैल्यू आई, देखो ध्यान से देखेंगे, सिग्मा इज इक्वल टू हमारे पास आया एम जी एप्सिलॉन नॉट अपॉन क्यू। वैल्यू हमने प्लेस की। मास हमें दे रखा है 10 मिलीग्राम, मिलीग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 10⁻⁻6 से, मिली को हमने 10⁻³ से ग्राम में बदला, फिर ग्राम को हमने -3 अनदर से हमने किलोग्राम में बदला, तो 10 इंटू 10⁻⁻6। जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं। एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10⁻12, और चार्ज हमें दे रखा था 1 माइक्रोकूलम, यानी 1 इंटू 10⁻6 कूलम में हमने चेंज कर दिया। इसको हम क्विकली सॉल्व करेंगे, तो 10 की पावर हमें सिर्फ सॉल्व करनी है। 10 की पावर देखो हमारे पास कितनी हो जाती है, 5, ये हो गई 2, यानी -4 और 12 मिलके हमारे पास बन गई कितनी, 16 और ये 6 ऊपर आई तो रह गई 10 की पावर -10, 10 की पावर -10, और ये हमारे पास आया 8.85। और चार्ज डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, एरियल चार्ज डेंसिटी होगी तो कूलम अपॉन मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास सिग्मा की वैल्यू आ गई कितनी, 8.85 इंटू 10⁻10 कूलम मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन हुआ। अब इसी तरीके के देखो कुछ और सवाल हम कर सकते हैं, अगर हमारे पास टाइम है तो एक और मैं लिख रहा हूँ, अगर मैं कंप्लीट कर पाया तो वो, नहीं तो आप अपने असाइनमेंट में उसको कंप्लीट करेंगे। एक हमें दे रखा है, अ बॉल ऑफ मास
1 gram. A ball of mass 1 gram is suspended by a silk thread of length 40 centimeter, one end of which is tied to a plain sheet of charge having charge density 8.85 microcoulomb per meter square. If for equilibrium